गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में आपके गद्य खंड का चौथा चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि मतलब यहाँ साफ जाहिर हो रहा है पाठ के नाम से कि जो मेहरबान है, जो मेहमानी करता है, वो चाह रहा है कि अतिथि जल्द से जल्द उसके घर से चले जाए। इसके लेखक हैं शरद जोशी। उनका जन्म 1931 और मृत्यु 1991 में बताई गई है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता मतलब ऐसा नहीं कि ये एक ही शहर में बड़े हुए, बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। मतलब पहले तो उन्होंने सरकारी नौकरी करी, फिर उनको नहीं लगा कि ये नहीं करना चाहिए, तो फिर इन्होंने लेखन में ही अपना जीवन बिताया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लग गए। मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ कहानियां लिखी, फिर उन्होंने समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं या व्यंगात्मक रचनाएं करना शुरू कर दी। लोगों की क्या बुराई है, किस तरह से सुधार होना चाहिए, उस पर उन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिए। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग की प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक हैं। मतलब हिंदी के जो व्यंग प्रतिष्ठा वाले जो जितने भी लेखक थे उसमें शरद जोशी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झिल्लियां, तिलस्म रहा किनारे बैठे, मतलब तिलस्म अलग है और रहा किनारे बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग नाटक है। इनके दो व्यंग नाटक कौन कौन से हैं? अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख भी है। मतलब ये इनका एक उपन्यास भी है। इस तरह से इनकी ये कृतियां हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य प्रयास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बना दिया। मतलब इनकी रचनाओं में हास्य प्रयास, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता तो इनकी रचनाएं जो है अधिक मनोहर लगती हैं। मुहावरों और हास्य प्रयास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, उनका बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होता है। मतलब अगर अपने अंदर कोई बुराई हो और हम शरद जोशी की कोई सी भी एक कृति पढ़ लेते हैं जो व्यंग्यात्मक कृतियां हैं, तो उसमें हमें लगता है कि हाँ, ये चीज हमारे अंदर भी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या बता रहा है? पाठक इस चरित्र को पढ़कर चकित होता है कि बहुत कुछ सोचने को विवश हो जाता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है, मतलब ऐसे व्यक्तियों को आड़े हाथों लिया है जो किसी के यहाँ जाते हैं पर वापस लौटने का नाम नहीं लेते। व्यक्तियों को खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं। मतलब एक तो मेहमान बन के जाते हैं, पर मेहमान जिसके यहाँ जा रहे हैं उनको कोई खबर नहीं देते हैं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, और वहीं टिके रहते हैं। फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। उनके यहाँ चले तो जाते हैं बिना सूचना के, और फिर जब वहां चले जाते हैं तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेजबान, यहाँ मेजबान मतलब जो मेहमानी करता है, जिसके घर हम रुकते हैं, पर कितना भी भारी क्यों ना हो, मतलब उनकी स्थिति मेहमान को ज्यादा दिन रोकने की हो या नहीं हो, फिर भी मेहमान टिके रहते हैं। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए। फिर आज की जनरेशन तो ऐसी है कि फोन पे पहले ही बता देते हैं, भैया हम आपके यहाँ आ रहे हैं, 1-2 घंटे रुकेंगे और फिर हम रिटर्न हो जाएंगे। बहुत कम अब वो समस्या है, पर शरद जोशी ने जिस समय की बात करी उस समय मेहमान महीनों महीनों तक रुकते थे, चाहे सामने वाले की स्थिति हो या नहीं हो।
वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेहमान मेहमान मतलब मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोच रहे हैं। अब यहाँ लेखक हमेशा बताते हैं कि लेखक ने आप बीती भी अगर बताई हो, या लेखक खुद अपने बारे में वर्णन करके इस बात को या इस व्यंग्यपूर्ण रचना को समझाना चाह रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर, मतलब जो मेहमान है लेखक के घर पर, आज उस मेहमान का कौन सा दिन है? चतुर्थ दिन, मतलब चौथा दिन दिवस पर प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब लेखक चाह रहा है कि मेरे घर जो अतिथि आया हुआ है ये कब जाएगा, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। मेहमान घर में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? सिगरेट का धुआं फूंक रहे हैं, मतलब सिगरेट पिए जा रहे हैं। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। मतलब जो लेखक है वो मनी मन सोच रहा है कि तुम जहां बैठे हो उसके जस्ट सामने एक कैलेंडर है और कैलेंडर में देख रहे हो ना। मतलब उस मेहमान से नहीं कह रहे, अंदर ही अंदर इस बात को सोच रहे हैं। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है। मतलब अभी एक कैलेंडर नम्रता लिए हुए हैं और फड़फड़ा रही है। मतलब बार बार उसके पन्ने उड़ रहे हैं और तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हें आज इनके घर पर 4 दिन हो गए हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। अब देखो लेखक क्या व्यंग कर रहा है कि मैं वो जो मेहमान बैठे हुए हैं उनको दिखा दिखा के लेखक तारीखें बदल रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, मतलब वो मनी मन उस लेखक से बातें कर रहा है, कुर रहा है अंदर ही अंदर कि मेहमान को ये पता होना चाहिए कि तुम जो रुके हुए हो आज तुम्हारा ये चौथा दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। लेखक के लिए चौथा दिन जो है वो बहुत भारी है, क्योंकि लेखक की स्थिति नहीं है किसी मेहमान को रोकने की, पर फिर भी वो मेहमान की खातिरदारी में, सम्मान में कर रहा है जो उसकी हैसियत से बाहर है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते। मतलब एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री चांद पे नहीं रुकते। लंबी यात्रा करने के बाद भी इतने समय तक नहीं रुकते जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। मतलब तुम कोई छोटी सी यात्रा करके आ गए हो और मेरे घर तुम 4 दिन तक रुके हुए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। मतलब तुम्हारे जो रहने की जो सीमा है, जो छाप है, तुम मेरी जमीन पर जरूरत से ज़्यादा अंकित कर चुके हो, मतलब रुक चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। मतलब अंतरंग संबंध मतलब तुमने अपनी छाप इस तरह से छोड़ी है कि मेरे मन में हमेशा रहेगा कि तुम मेरे घर आए थे और इतने समय तक रुके। वो अंतर्मन की छाप छोड़ दी है। तुमने एक अंतर निजी संबंध मतलब मुझसे स्थापित कर दिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली है। मतलब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि तुमने वो चट्टान खोल दी है। मतलब मैं ऊपर का मेरा पूरा जो मेरी जितनी भी सीमा थी वो खत्म हो चुकी है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। मतलब आर्थिक स्थिति मेरी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी। मिट्टी खोदना मतलब मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया हूँ। तुम लौट जाओ। मतलब यहाँ लेखक चाहता है कि जो मेरे घर पर अतिथि है वो अब लौट जाए, पर वो अतिथि से नहीं कह रहा है, मन ही मन सोचता है कि अब अतिथि तुम लौट जाओ। अतिथि तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। मतलब टाइम भी कौन सा हो गया? हाई टाइम। मतलब अब तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? मतलब यहाँ लेखक बताया, क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? या जहाँ तुम रहते हो तुम्हें तुम्हारी जो जमीन है वो तुम्हें याद नहीं आ रही है, तुम्हें पुकार नहीं रही है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? उस दिन जब तुम आए थे, मतलब जिस दिन मेहमान लेखक के घर आए थे, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मतलब एक जिसकी जानकारी नहीं हो ऐसी कुछ आशंका हुई थी मुझे
पर फिर भी मैंने तुम्हारा अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था, और तुम्हारे आते से पता नहीं मुझे ऐसी कुछ शंका होती कि अरे ये आए हैं तो मेरे बटुए पे, मतलब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांप जाना मतलब मेरी आर्थिक स्थिति डगमगा जाना। उसके बावजूद एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मतलब मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, तुम्हारे आते से मैं भाप गया था इस स्थिति को, फिर भी मैंने तुमको मुस्कुराहट के साथ गले लगाया। और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी, और मेरी पत्नी ने भी तुम्हारा सम्मान किया था। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि हमने रात के भोजन में एकाएक, मतलब अचानक जब तुम आए बिना सूचना के, फिर भी तुम आए तो हमने रात के भोजन में तुम्हारे स्वागत में क्या क्या किया। एक उच्च मध्यम वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग से थोड़ा सा उठा हुआ व्यक्ति, जब हम नॉर्मल हमारे घर पे मेहमान अगर नहीं होते तो हम एक सब्जी या एक दाल में ही काम चला लेते हैं, पर जब मेहमान आते हैं तो हम एक दो तरह की सब्जी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, मीठा बनाते हैं। तो वैसा ही कुछ लेखक ने भी किया। हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण है, मतलब तुम्हें याद है कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अब यहाँ लेखक क्या करा है कि हमने 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था, और उसके साथ हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा क्या थी, मतलब क्या था कि जैसे मेहमान आए हैं तो रात को रुक जाएंगे और सुबह निकल जाएंगे, दूसरे दिन सुबह निकल जाएंगे, ऐसा लेखक और उनकी पत्नी सोचते थे। कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में तुम चले जाओगे, मतलब हम तुम्हें छोड़ने आएंगे इस तरह की मेहमानबाजी करके और तुम चले जाओगे। पर मेहमानबाजी तो हुई नहीं, और वो जाने का नाम भी नहीं लेते। हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे, और लेखक क्या कहते हैं, मतलब दूसरे दिन तुम जाओगे, फिर हम तुम्हें कहेंगे नहीं नहीं आज रुक जाओ, और तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे तो जाना होगा, मैं जाऊंगा। इस तरह लेखक बताता है कि तुम ऐसा करोगे, मगर तुम नहीं मानोगे और चले जाओगे, और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, मतलब दूसरे दिन भी तुमने जाने का नाम नहीं लिया। हमने अपनी पीड़ा पी ली। अब हम सोच रहे थे कि तुम चले जाओ दूसरे दिन, पर तुम नहीं गए, तो हमने कहीं ना कहीं अपना दर्द कौन सा था कि लेखक की हैसियत नहीं थी मेहमान को रखने की, फिर भी ठीक है रुक गए, तो जैसे तैसे हम दूसरे दिन भी आपकी मेहमानबाजी करेंगे। पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दी। दोपहर के भोजन को क्या दिया, लंच की गरिमा, मतलब दिन का भोजन बहुत अच्छे से बनाया, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाने भी ले गए। मतलब मेहमानबाजी में उनको मतलब हैसियत नहीं थी लेखक की, फिर भी सिनेमा दिखाने ले गए, क्योंकि जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। दूसरे दिन शाम को, मतलब कि उनकी सीमा का एक आखिरी छोर है, आखिरी सीमा है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब कभी हमने ऐसा नहीं करा कि दूसरे दिन से तीसरे दिन किसी मेहमान के लिए हमने इस तरह का किया हो। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब उन्होंने सोचा ठीक है दूसरे दिन रुक गए तो भैया तीसरे दिन तो बोलेंगे कि अब मैं जाऊँ, ऐसा लेखक और उसकी पत्नी सोचते हैं। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब 2 दिन भी कंटिन्यू तुम रुक गए, और तीसरे दिन जब हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम तीसरे दिन ऐसा कहोगे कि अब मैं जाता हूँ, पर तब भी तुमने ऐसा नहीं किया। देखिए अब आगे क्या होता है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा। अब हम तो सोच रहे थे कि तीसरे दिन तुम चले जाओगे, पर तीसरे दिन भी क्या होता है, तुम मुझसे कहते हो। कौन कहता है, मेहमान कहता है लेखक के, जिसके घर रुके हुए हैं। घर किसके रुके हुए हैं, लेखक के। मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। मतलब मेहमान क्या बोल रहा है कि मैं धोबी को कपड़े देना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ आज भी तीसरे दिन भी जाने की इच्छा नहीं है। यह आघात अप्रत्याशित था। मतलब यह आघात मेरे लिए असहनीय था, और इसकी चोट मार्मिक थी, और इसकी चोट बहुत गहरी लगी थी, अंतर्मन को लग गई थी। मर्म स्पर्शी जो होती है ना, मार्मिक,
तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। मतलब तुम इतने तरह रुकोगे और जिस तरह से रबर जो रहता है एकदम खिंच जाता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो तुमने तुम्हारी रुकने की जो सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। इसको मुझे मतलब इतना अनुमान मुझे नहीं था या मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। मतलब उस दिन मुझे लग गया, जिस दिन तीसरे दिन तुमने मुझसे ये कहा कि मुझे कपड़े धोबी को देना है, तो मुझे लग गया कि हर मेहमान देवता नहीं होता है, क्योंकि हमारे संस्कृति में हम मेहमान को देवता के समान मानते हैं और उसका उसी रूप में आदर सत्कार करते हैं। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मतलब देवता, अतिथि के रूप में देवता, राक्षस भी हो सकता है। अब ये आपको यहाँ समझना होगा कि अतिथि राक्षस कैसे हो सकता है, तो किस स्थिति में हो सकता है। जब मेहमान जरूरत से ज़्यादा किसी के घर रुकते हैं और जाने का नाम नहीं लेता है, तो उस स्थिति में मेहमान मतलब जो अतिथि है वो देवता न होकर राक्षस बन जाता है। देखिए अब आगे, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं क्या कपड़े, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, ये किसने कहा? जब लेखक ने कहा ना मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो उसने कहा ठीक है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। मतलब यहाँ भी लेखक ने ऐसा सोचा है कि मैं जल्दी किसी लॉन्ड्री में कपड़े दे देता हूँ, शाम तक धुल के आ जाएंगे तो ये निकल जाएंगे तीसरे दिन, पर फिर भी ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा, मन में विश्वास पड़ रहा था कि ये कहीं जल्दी चले जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? मेहमान पूछता है। चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मतलब वो पहन के चलने लगा कि चलो लॉन्ड्री पे कपड़े दे देते हैं। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। अब पत्नी क्या कहती, कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मैंने क्या कहा कि इनके जो कपड़े हैं वो लॉन्ड्री पर देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। अब पत्नी को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो पत्नी अंदर से आंखें दिखाती है लेखक को। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मतलब जब पत्नी की आंखें बड़ी तभी होती है जब गुस्सा आता है, तो वो क्या कही कि मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मतलब गृहस्थ जीवन में रहना शुरू कर दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। मतलब पत्नी को भी डर था कि मतलब आज भी वो कपड़े धोबी को दे रहे हैं, मतलब आज भी ये जाने का नाम नहीं लेंगे। अब आज हम एक पार्ट पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट। इसके बाद अब अतिथि कब जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे या नहीं धुलेंगे, अतिथि तीसरे दिन जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ते हैं। मैं आपको PDF में मौखिक और खंड क के क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ। आप खंड क तक लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एक साथ लिखते हैं तो आप लोगों के पास ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो आप थोड़े थोड़े आंसर एक एक वीडियो के साथ लिखते रहें। बाकी का पार्ट हम इस पार्ट का सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।